Hello friends, welcome to Navkar Digital Institute. I am CA Vatsal Shah. Friends, that CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा है एंड द टॉपिक नेम इज इंडेस 108 एंड द नेम ऑफ इंडेस 108 इज ऑपरेटिंग सेगमेंट. क्लियर? बहुत इजी एंड बहुत छोटा सा इंडेस है, मजा आएगा. जस्ट मैं बोल रहा हूं, जब नाम बोल रहा हूं इंडेस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, उसके रिलेटेड हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 भी हुआ करता था. जो लोग ये लेक्चर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं बोल दूं, यहां से जो भी चीज ब्लैक इंक में लिखूं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूं. बाकी हर एक नोट्स में आपको आराम से लिखा होगा. जो रेड इंक में लिखूं आपको लिखना है. क्लियर? तो यहां पे पहले क्लैरिफिकेशन दे दूं, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 था. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का नाम थोड़ा अलग था एंड उसका नाम था सेगमेंट रिपोर्टिंग. वेरेज इंडेस 108 का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट. दोनों का पर्पस सेम है पर दोनों का समझने का तरीका कुछ अलग है. क्या है वो समझो. सर ये पर्टिकुलर इंडेस की जरूरत क्यों पड़ी? एक एग्जांपल दो. मान लो आपके पास एक कंपनी है, दैट इज नथिंग बट टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में आ गए एंड मान लो कोई पर्टिकुलर ईयर में टाटा मोटर्स ने प्रॉफिट दिखाया, मान लो लेट्स से 1000 करोड़. अब 1000 करोड़ का जो प्रॉफिट है ना, वहां से एज अ स्टेक होल्डर आई एम हैप्पी कि यस 1000 करोड़ है, मैंने जो रुपीस इन्वेस्ट किया है वो कंपेयर टू मेरे इन्वेस्टमेंट के सामने कंपनी ने बहुत कुछ अर्न करके रखा है. कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है. पर एज अ स्टेक होल्डर मुझे ऑलवेज ये भी इंटरेस्ट होता है कि बॉस ये टाटा मोटर्स तू कहां से अर्न कर रहा है वो तो बता दे. टाटा मोटर्स ने बोला कि हम जो अर्न कर रहे हैं ना वो हमारे वहां पे मान लो बेसिकली 2 प्रोडक्ट है. मैंने बोला कौन सा 2 प्रोडक्ट? तो वन इज वी आर सेलिंग, दैट इज नथिंग बट कमर्शियल व्हीकल, जो आपका ट्रक्स ने वो सब कुछ होता है वो. एंड सेकेंड वी आर सेलिंग, सेकेंड इज द पैसेंजर व्हीकल, जो टाटा की नॉर्मल कार्स आती है वो. क्लियर? तो अब मुझे एक टेंशन है कि ड्यू टू दिस लॉकडाउन, ड्यू टू दिस कोरोना इफेक्ट, आई डाउट कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए आपके वहां से कोई कमर्शियल व्हीकल का इतना ज्यादा सेल होगा. बिकॉज कमर्शियल व्हीकल का चेक करो तो ये ट्रक्स जो होता है उसका प्राइस नॉर्मली हायर होता है. और अगर बिजनेस की पोजीशन अगर डाउन है तो आई एम इन डाउट कि आपके पास से कोई कमर्शियल व्हीकल ये परचेस करेगा कि नहीं करेगा. मैंने बोला ये तू बता दिए कि तू जो ये 1000 करोड़ का तू जो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है ना, वो 1000 करोड़ में से तूने कमर्शियल व्हीकल में से कितना कमाया है एंड पैसेंजर व्हीकल में से कितना कमाया है. तो टाटा मोटर्स इज मोस्टली फेमस इन द कमर्शियल व्हीकल्स. तो मान लो वो ऐसा बोल रहा है कि हमने 700 करोड़ हमने कमर्शियल व्हीकल में से कमाया एंड बाकी के 300 करोड़ अब मैंने पैसेंजर व्हीकल में से कमाया. तो कहने से अगर नेक्स्ट ईयर का अगर मैं मेरा रिटर्न अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो अब मुझे टेंशन है. पहले मैं 1000 करोड़ देख के खुश हो गया था, पर जब मैंने उसका बाइफर्केशन मांगा कि 1000 करोड़ का तू 2 पार्ट दे दे, तो 1000 करोड़ के 2 पार्ट में उन्होंने बोला हमारे वहां पे 2 चीज, वन इज अ पैसेंजर व्हीकल एंड सेकंड इज द कमर्शियल व्हीकल. एंड मैक्सिमम जो वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे थे वो कहां से अर्न कर रहे थे? तो कि कमर्शियल व्हीकल में से अर्न कर रहे थे. एंड माई पर्सनल ओपिनियन, कमर्शियल व्हीकल का पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर तो सेल कम होगा. एंड अगर सेल कम होगा तो कहने से नेक्स्ट ईयर ये लोग अपना ये सिंपल प्रॉफिट मार्जिन अचीव नहीं कर पाएंगे. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 17 था ना, वो एक थंब बेस्ड रूल पर चलता था, कुछ नहीं. AS 17 जो बोले वो आपका सेगमेंट है. इंडेस 108 टोटली मैनेजमेंट अप्रोच पर चल रहा है. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट अप्रोच? तो बस हमारा वो पर्पस यहां पे वो है कि जो 1000 करोड़ है ना उसके 2 पार्ट करके दो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 वो टोटली थंब बेस्ड रूल पर चलता था, मैं आपको वो बात कर रहा था. इंडेस 108 जो है ना वो टोटली मैनेजमेंट अप्रोच से चल रहा है. सर मैनेजमेंट अप्रोच मतलब व्हाट? कोई थंब बेस्ड रूल नहीं. एवरी ऑर्गेनाइजेशन के वहां पे मैनेजमेंट जिस चीज को लेके डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो आपके लिए सेगमेंट होगा. सर एक एग्जांपल दो, मैं परफेक्ट आपको एक एग्जांपल दो. मान लो एक्चुअली मान लो टोटल 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सीए के टोटल 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट है. एक एबीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड दूसरा है दैट इज नथिंग बट XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट. ये लोग एबीसी वाले हैं ना, वो क्या बेच रहे हैं?
तो वो लोग एक्चुअली सीए भी पढ़ा रहे हैं, सीएस भी पढ़ा रहा है एंड सीएमए भी पढ़ा रहा है। ये लोग भी क्या पढ़ा रहे हैं, सीए, सीएस एंड द सीएमए। एबीसी जो भी डिसीजन लेता है ना, वो अपनी प्रोडक्ट वाइज लेता है। किसके हिसाब से डिसीजन लेता है, अपने प्रोडक्ट, मतलब सीएस, सीएस एंड सीडब्ल्यू के हिसाब से। पर आपका जो XYZ है ना, वो XYZ कभी प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करता है। XYZ ऑलवेज वो किसको कंसीडर करता है, लोकेशन। उनका पर्पस वो है कि हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, वो तीन में हमारा परफॉर्मेंस क्या है, वो परफॉर्मेंस कहां से भी आए। मतलब इट मे बी पॉसिबल गुजरात में हमने जो मैक्सिमम अर्न किया है वो सीए में से किया है, हमने महाराष्ट्र में जो मैक्सिमम अर्न किया है वो हमने सीए में से किया है, चलेगा। पर कहने से अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता तो वहां पे थंब बेस्ड रूल चलता। यहां पे मुझे बोलने दो, एबीसी एंड XYZ वो दोनों सेम इंडस्ट्री में है, वो दोनों सेम काम भी कर रहे हैं, पर कहने से दोनों के मैनेजमेंट का नजरिया कुछ अलग है। एबीसी जो डिसीजन लेता है वो कोर्स वाइज डिसीजन लेता है, पर XYZ जो डिसीजन लेता है वो कहने से लोकेशन वाइज अगर डिसीजन लेता है तो सिंपल अंडर इंड AS 108 एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनीज के सेगमेंट अलग हो सकते हैं। रीजन, हम यहां पे जो भी फॉलो करेंगे वो मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे। इंड AS 108 ये बोल रहा है, हम कोई बोलने वाले है ही नहीं कि फिक्स करके दे कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में इतने ही सेगमेंट होगा। सबसे पहले आप मैनेजमेंट को पूछोगे कि मैनेजमेंट तू मुझे बता दे कि डिसीजन मेकिंग के लिए तू किसको बेस लेकर डिसीजन करता है। तो मैनेजमेंट ने बोला इतनी चीजों को लेकर मैं डिसीजन ले रहा हूं, तो सिंपल अंडर इंड AS 108 वो आपके लिए क्या होगा, सेगमेंट हो जाएगा। मैं एक लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ही इंडस्ट्री में दो अलग अलग कंपनीज के सेगमेंट अलग अंडर इंड AS 108 110% हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब हम इसका स्कोप डिस्कस करें, ध्यान से समझना। इंडिया में वी आर प्रिपेयरिंग 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दूसरा होता है दैट इज नथिंग बट द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंड AS 108 क्या बोल रहा है, सुन ला। अगर कोई भी कंपनी को एज पर इंड AS 110 अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो उसको CFS में इंड AS 108 का इंफॉर्मेशन मैंडेटरीली देना पड़ेगा। पर अगर कोई भी, अच्छा, एंड उनको SFS में ऑप्शनल है, देना है तो दो, नहीं देगो तो भी चलेगा। पर अगर कोई भी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही नहीं है तो सिंपल उसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंड AS 108 का सेगमेंट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। अगर कोई भी कंपनी को CFS मैंडेटरीली बनाना है तो उसको CFS में सेगमेंट इंफॉर्मेशन मैंडेटरी देना पड़े, पर SFS में उसके पास ऑप्शनल है, देना है तो देंगे, नहीं देंगे तो भी चलेगा। मतलब इट्स अ वॉलंटरी। क्लियर? आपको देना है तो दो, बाकी चलेगा। पर अगर आपकी कंपनी को CFS बनाना ही नहीं है तो आपको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेगमेंट इंफॉर्मेशन कंपल्सरीली देना पड़ेगा। यहां पे मैं आपको लिख के समझो, अगर मेरी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा, मैंडेटरी डिस्क्लोजर करूंगा, पर स्टैंड अलोन में मेरे लिए क्या है, वॉल्यूंटरी है। मतलब आपको दिखाना है तो दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। आपको समझाने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ऑप्शनल। क्लियर? अगर मेरी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही नहीं है तो ऑब्वियसली CFS बनाने वाला नहीं हो, तो सिंपल यहां पे तो क्या आएगा, नॉट एप्लीकेबल ही आएगा। बट आप जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उसमें क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी करना पड़ेगा। अब मैं एक और लाइन बोल रहा हूं, अगर आप कोई भी सेगमेंट इंफॉर्मेशन वॉल्यूंटरीली दे रहे हो तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में टाइटल सेगमेंट इंफॉर्मेशन तभी लगा सकते हो अगर आपने इंड AS 108 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को वॉल्यूंटरी दे रहे हो, मतलब ये वाले पिक्चर को मैं पकड़ रहा हूं। क्लियर? वॉल्यूंटरी देना है तो अपने फॉर्मेट में देना है तो दो, चलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर अपने फॉर्मेट में दे रहे हो तो नोट्स टू अकाउंट्स में ऊपर का टाइटल आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं लिख सकते। क्लियर? अगर टाइटल सेगमेंट इंफॉर्मेशन है उसका मतलब आपको इंड AS 108 में जो भी रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर? फिर से मैं अभी तक का जो 8-10 मिनट बोला मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, इंड AS 108 का नाम ऑपरेटिंग सेगमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का नाम सेगमेंट रिपोर्टिंग था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 थंब बेस्ड रूल पर चलता था, वो बोले उतने ही सेगमेंट। इंड AS 108 पूरा मैनेजमेंट की सोच से चल रहा है। मैनेजमेंट अपने हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग जिसको बेस लेके कर रहा है, इंड AS 108 बोल रहा है वही चीज को आपको कहां पे डिस्क्लोज करना है, नोट्स टू अकाउंट्स में।
एक ही इंडस्ट्री में दो कंपनी के सेगमेंट अलग हो सकते हैं। रीजन, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग कुछ अलग अलग बेस पर चल रहा है। उसके बाद हमने स्कोप डिस्कस किया था। कौन से स्कोप था? तो सिंपल मैं आपको याद कर रहा हूं, इंडिया में वी आर प्रिपेयरिंग अ टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन इज अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेकंड इज अ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको सीएफएस बनाना है तो सीएफएस में डिस्क्लोजर इज अ मैंडेटरी, पर एसएफएस में आपके पास ऑप्शनल है। नहीं दिखाओगे तो टेंशन है ही नहीं, पर अगर दिखा रहे हो, दिस इज अ वॉलंटरी, दिखा रहे हो तो अगर ऊपर टाइटल सेगमेंट इंफॉर्मेशन लगा रहे हो तो अंदर का जो डेटा होना चाहिए वो कंपल्सरीली इंड एस 108 के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर आपके हिसाब से जो डेटा देना है वो अगर डिस्क्लोज कर रहे हो तो ऊपर टाइटल आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन नहीं लगा सकते। सिंपल आपको समझाने के लिए बोलो, अगर कहीं पे भी टाइटल नोट्स टू अकाउंट्स में आपको सेगमेंट इंफॉर्मेशन दिख रहा है तो 100% बोल रहा हूं नीचे के जो भी डिस्क्लोजर हो गए वो इंडेक्स 108 के हिसाब से ही हो गया। एंड अगर आपकी कंपनी को सीएफएस बनाना ही नहीं है तो सिंपल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट एप्लीकेबल, पर स्टैंड अलोन में इज अ मैंडेटरी। क्लियर? सेकंड चीज, पूरे इंडेक्स को मैं आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और कैसे होगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दो सीओडीएम। मैंने बोला सीओडीएम होता क्या है? तो सीओडीएम इज नथिंग बट चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। रिपीट कर रहा हूं, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। उनको पूछो तेरे वहां पे कितने सेगमेंट, क्योंकि ये तो कौन सा अप्रोच था? मैनेजमेंट अप्रोच ना। मैनेजमेंट जो वो बोले उतने सेगमेंट, और वो जो बोलेगा उसको मैं बोल दूंगा ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्लियर? जितने भी सेगमेंट वो बोले वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, वहां पे एक प्रैक्टिकल लिमिट होना चाहिए। एंड इंडेक्स 108 एक प्रैक्टिकल लिमिट सजेस्ट कर रहा है, इट इज नॉट अ मैंडेटरी, कि आपके वहां पे सेगमेंट नॉर्मली 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 10 से ज्यादा, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो जितने भी सेगमेंट बोल रहे हैं वो हर एक को डिस्क्लोज नहीं करना है। मैं थोड़ी कंडीशन सिखाऊंगा। आपका अगर सेगमेंट वो कंडीशन को फुलफिल कर दे तो ही डिस्क्लोज करोगे, एंड जो डिस्क्लोज करोगे उसका नाम होगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। एंड फाइनली द मेन स्टेप इज नथिंग बट डिस्क्लोजर। पूरे इंडेक्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द सीओडीएम, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। रीजन, क्यों हम सीओडीएम को यहां पे फोकस करते हैं? यहां पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, वहां से काम है। सीओडीएम को पकड़ने के बाद उसको पूछो कि बोल, चल तू बोल दे तेरे वहां पे कितने सेगमेंट। वो बोले मेरे वहां पे 8 सेगमेंट, चलेगा। प्रैक्टिकल लिमिट होना चाहिए। इंडेक्स 108 सजेस्ट करता है कि कोई भी बिजनेस में 10 से ज्यादा सेगमेंट नहीं होना चाहिए। वो जितने भी सेगमेंट अगर बोले वो हर एक को डिस्क्लोज नहीं करना, उसकी कुछ कंडीशन सीखेगा। अगर आपका सेगमेंट वो कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे, और उसका नाम क्या होगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट। एंड लास्ट स्टेप इज अ डिस्क्लोजर। एक लाइन बोल रहा हूं, अगर ये 8 सेगमेंट है तो डिस्क्लोज भी 8 भी करना पड़े। ऑब्वियसली ना, 8 कंडीशन फुलफिल कर देगा तो 8 को डिस्क्लोज कर दूंगा। अगर ये 8 है तो मैं 5 को ही डिस्क्लोज करूं। क्लियर? एंड अगर ये 8 है तो मैं 9 को डिस्क्लोज करूं। ऐसा कभी भी हो सकता नहीं है। तो फ्रेंड्स हम यहां तक का एक बार लिख दे, पर लिखे उसके पहले मैं आपको अभी तक एक बार रिवाइज करवा दूं। फ्रेंड्स, इंडेक्स 108 नाम था ऑपरेटिंग सेगमेंट, उसके रिलेटेड हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 था, वो सेगमेंट रिपोर्टिंग था। दोनों का नजरिया कुछ अलग है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ी? जस्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में जस्ट एक टोटल प्रॉफिट दिखाते हैं, पर द स्टेक होल्डर हमको ऑलवेज ये इंटरेस्ट होता है कि प्रॉफिट हमने कहां से अर्न किया, एंड वो कहां से अर्न किया उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 पूरा एक थंब बेस्ड रूल पर चलता था, पर इंडेक्स 108 पूरा एक मैनेजमेंट अप्रोच से चल रहा है। मैनेजमेंट जिस नजरिए से डिसीजन ले रहा है उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पूरे इंडेक्स 108 को फ्रेंड्स मैं 4 पार्ट में अच्छा, उसके पहले स्कोप डिसाइड कर ले। अगर मेरी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो सीएफएस में इंडेक्स 108 इज अ मैंडेटरी, पर एसएफएस में आपके पास ऑप्शनल है। इफ यू आर डिस्क्लोजिंग द वॉल्यूंटरीली तो आप टाइटल सेगमेंट इंफॉर्मेशन तभी लगा सकते हो अगर आपने इंडेक्स 108 की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया है। अगर आपकी कंपनी को सीएफएस एप्लीकेबल ही नहीं है तो सीएफएस में नॉट एप्लीकेबल, पर एसएफएस में क्या करना पड़ेगा? इट्स अ मैंडेटरी। पूरे इंडेक्स को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट आइडेंटिफाई सीओडीएम। सीओडीएम मतलब चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, आपके वहां पे जो डिसीजन ले रहा है। सेकंड इज आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सेगमेंट, वहां पे प्रैक्टिकल लिमिट होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट, एंड लास्ट स्टेप इज नथिंग बट डिस्क्लोजर। क्लियर? बस यहां तक एक बार लिख दे फ्रेंड्स। प्रॉपर थियोरेटिकल है, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा तो हिम्मत रखना। क्लियर? चलो टाइटल लगाओ। फर्स्ट टाइटल ऑब्जेक्टिव।
चलो वहां पे लिखना, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज information to enable information to enable users of its financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which it engages and the economic environment in which इट ऑपरेट्स। क्लियर? कौन से बिजनेस एक्टिविटीज में हो एंड कहां कहां पे काम कर रहे हो उसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर? मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। एज पर इंडिया 108 कोई भी बिजनेस में दो टाइप के सेगमेंट हो सकते हैं, वन इज अ बिजनेस सेगमेंट एंड सेकंड इज अ जियोग्राफिकल। जब हम ऑपरेटिंग सेगमेंट करेंगे तब मैं आपको ये चीज सिखा दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखना, इंडिया 108 requires judgment in its application. Management should consider the core principle as it determines its segment disclosure rather than relying on a सेट ऑफ रूल्स। क्लियर? कोई थंबेस रूल नहीं है, डायरेक्टली इसको अप्रोच फॉलो करेंगे तो मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो करेंगे। नेक्स्ट लिखना, द की कंसेप्ट इज दैट द एंटिटी शुड provide information used by management that will allow users to understand the entities main activities where those activities are located
and how well those activities are performing. And objective में last point, it allows the financial statement user to review segment information from the eyes of the management as opposed to risk and reward approach. Clear? अब लिखना, that is nothing but scope. फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था ऑब्जेक्टिव्स, अब मैं लिखवा रहा हूं, क्या लिखवा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट स्कोप. एंड उसमें फ्रेंड्स मेरे साथ एक काम करो, तीन कॉलम का एक टेबल बना दो. बहुत बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं, छोटा सा. एंड वहां पे लिखना particulars, CFS consolidated financial statement and SFS. क्लियर? तो वहां पे लिखना फर्स्ट, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट consolidated financial statement company is not required to present consolidated financial statement. बोलो, अगर मुझे CFS बनाना ही नहीं है तो ऑब्वियसली तो क्या होगा, SFS में मैंडेटरी होगा, पर CFS में क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल. तो लिख दो यहां पे CFS में नॉट एप्लीकेबल, पर SFS में क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी, डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा. क्लियर? सेकंड लिखना, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर? अगर कंपनी को CFS देना है तो CFS में फ्रेंड्स क्या होगा, मैंडेटरी होगा, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है. एंड SFS में आपके पास वॉल्यूंटरी है, डिस्क्लोज करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट में लिख दो इट इज अ ऑप्शनल. एंड नीचे एक लाइन लिखना, वॉल्यूंटरी disclosure about segment cannot be termed as segment information unless
it complies with Ind AS 108। अगर आपने Ind AS 108 की हर एक रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है तो ही आप वहां पे टाइटल लगा सकते हो सेगमेंट इंफॉर्मेशन, बाकी आप उसका टाइटल ऐसा लगा सकते नहीं हो। डन, परफेक्ट। एंड द लास्ट में आपको करवाओ एंड उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टाइटल लगाओ वहां पे स्टेप्स टू रिपोर्ट steps to report operating segment। फ्रेंड्स टोटल 4 स्टेप थे, मैं आपको याद करवा दूं, जस्ट अ मिनट। तो फ्रेंड्स आप ड्राइंग नहीं करोगे तो चलेगा, क्लियर। मुझे आपको 4 स्टेप आपको यहां पे लिखवाना है। क्लियर, चलो बोलो पहला कौन सा था। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जो आइडेंटिफाई करेंगे वो किसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो सीओडीएम। तो यहां पे अंदर लिख दो फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई सीओडीएम। सीओडीएम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको पूछेंगे कि तेरे वहां पे कितने सेगमेंट है। तो सेकंड स्टेप में लिखो आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सॉरी सेकंड स्टेप में लिख दो आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट। अच्छा, मैंने वहां पे आपको एक प्रैक्टिकल लिमिट बोला है, जब ऑपरेटिंग सेगमेंट की थियरी लिखोगे तब मैं आपको बोल दूंगा। ऑपरेटिंग सेगमेंट के बाद लास्ट में लिखो दैट इज नथिंग बट डिटरमाइन द रिपोर्टेबल सेगमेंट। determine the reportable segment and the last step is nothing but disclosure। clear, this is our first step, this is the second step, this is the third step and this is the fourth step। perfect। चलो फ्रेंड्स, अब मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूं, उसके बाद एक एक टॉपिक समझेंगे ना, उसको लिखते रहेंगे। सबसे फर्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं दैट इज नथिंग बट अबाउट सीओडीएम। आपको लिखना नहीं है फ्रेंड्स, याद करो तो सीओडीएम उसका सिंपल फुल फॉर्म क्या था, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। क्लियर, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में आज डिस्कशन करना है। मैंने बोला सीओडीएम कौन हो सकता है, तो उन लोगों ने बोल दिया सीओडीएम वो एक स्पेसिफिकली एक फंक्शन है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक पर्सन ही होना चाहिए, मतलब उन लोगों ने कोई पर्सन आइडेंटिफाई करके नहीं दिया। जो फाइनली आपके वहां पे ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग कर रहा है। आई डोंट वांट अ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, मुझे कौन सा डिसीजन चाहिए, तो ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग कर रहा है। एंड ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग कर रहा है एंड फाइनली वो क्या कर रहा है, तो आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए वो रिसोर्सेज का क्या कर रहा है, अलोकेशन कर रहा है। तो मुझे नॉर्मली पूछो तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा ना, लाइक फॉर रिलायंस इफ चेक, तो मुकेश अंबानी थोड़ा कोई ऑपरेटिंग डिसीजन करेगा कि आज कौन सी प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन करना है, कौन से प्लांट में कितना प्रोडक्शन करना है। बेसिकली एमडी जो होता है वो आपका फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करता है। मोस्टली मैं बोल सकता हूं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज सीईओ या चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, वो क्या करते हैं, अपने अंडर बहुत सारी अलग अलग टीम को रख के वो डिसीजन करते हैं। अभी भी बोल रहा हूं दिस इज जस्ट वन ऑफ द टाइटल। आपके वहां पे अगर आपने कोई ऐसा टाइटल वाइटल नहीं रखा है, कोई ऐसा डेजिग्नेशन नहीं रखा है तो चलेगा, जस्ट ये चेक कर लो आपके वहां पे ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है। क्लियर,
अच्छा एक एग्जांपल दूं, फाइनली जिसके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होगा वो क्या होगा, तो वो सिंपल आपके लिए क्या होने वाला है, सीओडीएम होने वाला है। चलो एक आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दो, आपको परफेक्ट पता चल जाएगा। 4 सिचुएशन है, आपको मुझे आंसर देने का कि यहां पे सीओडीएम कौन है। सर ये सीओडीएम की जरूरत क्यों है, रीजन सबसे पहले मुझे सीओडीएम पता चलेगा तो उसको मैं पूछूंगा कि तेरे वहां पे कितने सेगमेंट है। लाइक मान लो आई एम द ऑडिटर ऑफ नवकार एंड मैंने सब कुछ काम खत्म कर दिया, अब मुझे जस्ट एक इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज समथिंग, मुझे सेगमेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता ना तो मैं बोल देता कि नवकार में इतने सेगमेंट, पर मैंने पूछा कि तो नवकार का तो एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे कहने से मान लो इंडेस एप्लीकेबल है। अगर इंडेस एप्लीकेबल है तो कहने से मुझे कोई थंब बेस्ड रूल पर नहीं जाना है, मुझे मैनेजमेंट अप्रोच सेलेक्ट करना है। तो यहां पे सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़े कि फाइनली ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग के पावर किसके पास है। मैं एक आपको एग्जांपल दूं, परफेक्ट पता चलेगा। मैं नवकार में गया, आराम से हर एक एम्प्लॉइज को मिल लिया ना, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया और उसके बाद मैं हर एक को एक ही क्वेश्चन पूछता था कि फाइनली यहां पे आपका एक मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो उन्होंने बोला यहां पे हितेश सर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे 3 डायरेक्टर की टीम है, D1, D2 एंड द D3, एंड उसके नीचे हर एक फैकल्टीज एंड एडमिन स्टाफ यहां पे काम करता है। मैंने बोला कि फाइनली यहां पे डिसीजन कौन लेता है। यहां पे बोला कि हितेश सर जो डिसीजन लेना वो फाइनल, दिस इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास है वो जस्ट हितेश सर के पास ही है। मैंने बोला वो जस्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे कि ऑपरेशनल डिसीजन भी ले रहे, तो क्या ना नेक्स्ट वीक किसके लेक्चर हो गए वो सब कुछ वही डिसाइड करता है। तो सिंपल बोलो यहां पे ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास था, तो क्या मैनेजिंग डायरेक्टर के पास था। तो सिंपल यहां पे कौन होगा हमारे लिए, मैं आंसर यहां पे लिख रहा हूं, सीओडीएम हमारे लिए कौन होने वाला है, तो हितेश सर इज द सीओडीएम। परफेक्ट, जाओ मैं आगे। ओके सेकंड एग्जांपल दो। उन लोगों ने बोला, अब मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज करो, सेम स्ट्रक्चर है पर यहां पे जो डिसीजन लेते हैं ना वो डिसीजन D1, D2 एंड D3 तीनों 3 डायरेक्टर की टीम डिसाइड करके लेती है। मैंने बोला कि ये जो 3 जन डिसीजन ले वो डिसीजन फुल एंड फाइनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश सर को चेंज कर सकते हैं। उन्होंने बोला ना, ये जो लोग 3 डिसीजन ले रहे हैं वो 3 लोग जो डिसीजन ले वो फाइनल। यहां पे मुझे बोलने दो, आपके लिए सीओडीएम को एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, सीओडीएम यहां पे आपके लिए ग्रुप ऑफ पर्संस होने वाला है। और यहां पे तीनों 3 D1, D2 एंड D3 उन लोगों की टीम, ये तीनों 3 का कॉम्बो आपके लिए क्या होगा, तो क्या सीओडीएम होगा। परफेक्ट। तीसरा एग्जांपल तो ध्यान से सुनना। हाँ, यहां पे इन लोगों ने पूछा कि फर्स्ट टाइम जो डिसीजन लेते हैं ना वो फर्स्ट टाइम डिसीजन लेते हैं D1, D2 एंड D3 तीनों 3 डायरेक्टर की टीम। एंड ये D1, D2 एंड D3 फाइनली अपना डिसीजन जो सबमिट करते हैं ना वो डिसीजन सबमिट किसको करते हैं, तो क्या हितेश सर को करते हैं। मैंने बोला तो ये 3 लोगों ने डिसीजन लिया वो फाइनल, तो क्या आंसर इज नो, ये हितेश सर डिसीजन को रिव्यू करेंगे, मतलब एंड फाइनली उनको जो डिसीजन लेना है तो ले लेंगे। मुझे बता दो सीओडीएम कौन होगा। लाइक समझाओ, ये 3 लोगों की टीम ने अगर मान लो कोई डिसीजन एक्स लिया है, पर अगर हितेश सर को वो डिसीजन एक्स प्रॉपर नहीं लगा तो वो कहने से अपना खुद का एक डिसीजन वाई भी ले सकते हैं। मुझे इतना बता दो फाइनली डिसीजन मेकिंग का पावर किसके पास हुआ, तो डिसीजन मेकिंग का पावर एमडी के पास हुआ। तो सिंपल बोल रहा हूं, इन दिस सिचुएशन हितेश सर इज द सीओडीएम। क्लियर। 4th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन आपको परफेक्ट पता चल जाएगा। मैंने बोला यहां पे ऑपरेटिंग डिसीजन कौन ले रहा है, तो सबने बोला कि फर्स्ट डिसीजन D1, D2 एंड D3 ले रहा है। उसके बाद एमडी जस्ट ये डिसीजन को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद क्या देंगे, तो रिव्यू करने के बाद सजेशंस देंगे एंड अगर सजेशंस को कंसीडर करके अगेन फाइनल डिसीजन किसने लिया, तो बोले अगेन फाइनल डिसीजन तो D1, D2 एंड D3 ने लिया। एक मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन सिचुएशन 3 एंड सिचुएशन 4। सिचुएशन 3 में ऐसा था 3 लोगों ने जो डिसीजन ले लिया ना वो डिसीजन डायरेक्टली हितेश सर ओवर रूल कर सकते हैं। क्लियर। तो सिंपल हमने बोल दिया कि हितेश सर इज द सीओडी। 4th सिचुएशन में क्या है, 3 लोगों ने जो डिसीजन लिया वो हितेश सर को सबमिट करेंगे, उनको अगर कोई चेंजेस लगा तो चेंजेस कुछ सजेस्ट करेंगे एंड वो सजेशन को कंसीडर करके
फाइनली डिसीजन किसने लिया, तो D1 D2 एंड D3 ने लिया। तो मुझे बोलने दो यहां पे पूरी डायरेक्टर्स की टीम D1 D2 एंड D3 वो कौन हो जाएगा, तो CODM हो जाएगा। सिंपल बोल रहा हूं, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर इज नॉट जस्ट अ टाइटल, इट इज नॉट जस्ट अ डेजिग्नेशन, इट इज अ वन ऑफ द फंक्शन। जो बंदा आपके वहां पे ऑपरेटिंग डिसीजन ले रहा है एंड उसके हिसाब से रिसोर्सेस को अलोकेट कर रहा है। लाइक ये 3 लोग ये डिसाइड कर रहे हैं अभी सीए फाइनल में ज्यादा लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो मोस्टली हर एक फैकल्टीज को हमको वहां पे पास ऑन करना पड़ेगा। कल उठ के फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा आ जाए तो सिंपल वो लोग प्रॉपर डिसीजन ले रहे हैं, वो लोग रिसोर्सेस को अलोकेट कर रहे हैं एंड जो बंदा रिसोर्सेस को अलोकेट करे वो आपके लिए क्या होने वाला है, सीओडी है। जिसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग का पावर है उसको हम सीओडीएम बोलेंगे। क्लियर? 4 सिचुएशन याद करवा दो। हितेश सर डिसीजन ले तो हितेश सर, डायरेक्टर की टीम ले तो टीम का डिसीजन अगर हितेश सर ओवर रूल करे तो कौन होगा, हितेश सर, एंड टीम का डिसीजन हितेश सर रिव्यू करे तो अगेन टीम। अभी तक एक बार फिर से याद करवा दो। इंड एस 108 नाम था ऑपरेटिंग सेगमेंट, उसके सामने हमारे पास था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जिसका नाम था सेगमेंट रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 थंब बेस्ड रूल पर चल रहा था, पर इंड एस 108 पूरा मैनेजमेंट अप्रोच चल रहा है। मैनेजमेंट जिस चीज को बेस लेके डिसीजन ले रहा है उस चीज को ही हमको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, स्टेक होल्डर को दिखाना है। अगर आपकी कंपनी को सीएफएस बनाना है तो सीएफएस में सेगमेंट इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग इज अ मैंडेटरी। अगर आपकी कंपनी को सीएफएस बनाने की जरूरत ही नहीं है तो सिंपल आपको एसएफएस में मैंडेटरी। क्लियर? सीएफएस में बनाना है तो सीएफएस में मैंडेटरी था, पर एसएफएस में ऑप्शनल था। एंड जब भी आप कोई भी वॉलंटरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो ऊपर टाइटल सेगमेंट इंफॉर्मेशन तभी लिख सकते हो अगर आपने इंड एस 108 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। पूरे इंड एस को फ्रेंड्स मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट identify the operating segment, second part first part identify the CODM, second part identify the operating segment, third part identify the reportable segment and the fourth part is a disclosure। सबसे पहले बिजनेस में जाके पकड़ो कौन यहाँ पे CODM है, उसको पूछो तेरे वहां पे कितने सेगमेंट है, वो जितने सेगमेंट बोले सबको डिस्क्लोज नहीं करना है, मैं कंडीशन सिखाऊंगा। आपका सेगमेंट वो कंडीशन को फुलफिल कर दे तो डिस्क्लोज करो, एंड जो डिस्क्लोज करेंगे उसको हम बोल देंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट एंड लास्ट स्टेप इज डिस्क्लोजर। उसमें से अपने फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया था सीओडीएम, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। इट मे बी अ सिंगल पर्सन और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मोस्टली इट इज फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट और द मिडल लेवल। सेकेंड चीज में यहां पे बोल दो, इट इज नॉट अ डेजिग्नेशन, इट इज नॉट अ टाइटल, इट इज जस्ट अ फंक्शन। आपके वहां पे ऐसा कोई प्रॉपर टाइटल नहीं दिख रहा है तो चलेगा, पर मुझे नॉर्मली पूछो तो इन द केस ऑफ कंपनीज सीईओ एंड सीओओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, अगर ऐसा कोई टाइटल आपको दिख रहा है तो इट मे बी पॉसिबल वो आपके लिए सीओडीएम हो सकता है। इट मे बी अ सिंगल पर्सन और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन। एंड फाइनली मैंने आपके साथ वो 4 सिचुएशन डिस्कस किया था। क्लियर? तो वो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर का हम थियरी लिख दे। टाइटल लगाओ, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। क्लियर? वहां पे लिखना आइडेंटिफाइड एज अ फंक्शन and not necessarily a person or title। Clear? Next, कौन सा फंक्शन? the function that allocates resources of the entity and second, assess performance of the operating segment
of the entity. Perfect. Next, responsible for making strategic decisions about the entities segment. नेक्स्ट लिखना, कैन बी इंडिविजुअल लाइक सीईओ और सीओओ. फुल फॉर्म जिसको लिखना है लिख दो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, और a group of individuals like senior management, or board of directors but not सुपरवाइजरी बोर्ड, क्योंकि वो जस्ट सुपरविजन करता है, सजेशन देता है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं होता है. दैट जस्ट अप्रूव्स मैनेजमेंट्स डिसीजन. जनरली, अगेन बोल रहे, इट्स जनरली नॉट मैंडेटरी. CODM is highest level of management. Clear? Fundamental is to correct identification of रिपोर्टेबल सेगमेंट. क्लियर? मेन पर्पज ही हमारा वो है कि आपका बिजनेस में से कौन सा सेगमेंट है वो पता चले. नेक्स्ट हम मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट एक एग्जांपल करवा दूं. मुझे आपको टोटल 2 एग्जांपल करवाने इसके रिलेटेड. तो फर्स्ट लिखना एग्जांपल 1. तो आपको पता चला कि यहां पे सीओडी में एक्चुअली कौन है. क्लियर? तो लिखना फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव कमिटी of company ABC comprises CEO, COO and president. Clear? Next लिखना, committee assess performance and makes resources allocation decision. Next, each committee member
हैज अ सिंगल वॉट। क्वेश्चन ये पूछा है, हु इज CODM ऑफ कंपनी ABC। क्लियर? चलो सबसे पहले हम डिसाइड करें क्वेश्चन में क्या था। एक ABC करके कंपनी है एंड ABC करके कंपनी के वहां पे 3 लोग हैं, 3 लोगों की कमिटी है, CEO, COO एंड द प्रेसिडेंट। हर एक वो लोग करते क्या है, तो वो लोग परफॉर्मेंस को डिसाइड करके रिसोर्सेज को अलोकेशन करता है एंड तीन लोगों के पास सिंगल वॉट है। क्लियर? सिंपल बोलूं, यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल पर्सन आपके लिए CODM होने वाला नहीं है, तीन का कॉम्बो, मतलब एक कमिटी जो है वो आपके लिए क्या होगा, CODM होगा। क्लियर? तो उसका आंसर लिख दे, द CODM is the executive committee because it is the highest level of management that assess performance and make resource allocation decision। क्लियर? दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं आपको जो लिखवा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2। टेंशन मत करो, ऊपर को बेस लेके ही कुछ आएगा। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। अगर ये 3 एग्जाम्पल अगर एग्जाम का अगले दिन देख के गए तो आपको ये CODM वाला परफेक्ट पता चल जाएगा। क्लियर? लिखो, सेम इन द प्रीवियस क्वेश्चन except that the president can override a vote of committee। क्लियर? जस्ट आपको ये पूछा है कि प्रेसिडेंट के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग का पावर है, CEO एंड CFO को जो डिसीजन लेना है ले, पर यस जो आपका प्रेसिडेंट है ना वो क्या कर सकता है, तो वो आपका पूरा ओवरराइड कर सकता है। तो सिंपल यहाँ पे कौन CODM हो जाएगा, आपका प्रेसिडेंट। यहाँ पे कमिटी आपके लिए CODM रहने वाला नहीं है। क्लियर? तो वहां पे आंसर लिख दो, CODM इज प्रेसिडेंट। This is on the basis that president essentially controls the executive committee and therefore he has control over the operating decisions that the executive committee makes। क्लियर? फाइनली डिसीजन मेकिंग का पावर उसके पास चला गया है। क्लियर? एंड द लास्ट एक एग्जांपल लिखवा दूं एंड उसके बाद ये CODM वाला टॉपिक खत्म करें। दैट इज नथिंग बट एग्जांपल नंबर 3। चलो क्वेश्चन लिखो, सेम एज क्वेश्चन 1।
except that supervisory board reviews the operation of the committee. सुपरवाइजरी बोर्ड फ्रेंड जस्ट क्या कर रहा है तो क्या रिव्यू कर रहा है, एंड अगर वो रिव्यू कर रहा है तो फाइनली डिसीजन मेकिंग का पावर तो किसके पास है, कमिटी के पास ही है. तो सिंपल यहां पे सीओडीएम क्या हो जाएगा आपका लिए, एग्जीक्यूटिव कमिटी. डन. तो आंसर लिख दो. सीओडीएम रिमेन्स द एग्जीक्यूटिव कमिटी because mere existence of higher level board does not necessarily mean that it is the CODM. परफेक्ट. तो फाइनली हम सीओडीएम का टॉपिक खत्म कर रहे हैं. अब हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, तो क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट, मतलब आपके बिजनेस में कितने सेगमेंट है वो मुझे आपको आइडेंटिफाई करके देना है. फ्रेंड्स आपको ये जस्ट मैं समझा रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. दैट इज नथिंग बट आपका था यहां पे सेकंड स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट. फ्रेंड्स सबसे पहले मैं सीओडीएम को मिल लूंगा ना, सीओडीएम को पूछूंगा कि आपके वहां पे कितने सेगमेंट है. वो बोले कि मेरे वहां पे इतने सेगमेंट है. हर एक सेगमेंट के लिए आपको 3 क्वेश्चन पूछना है. कौन से 3 क्वेश्चन वो समझो. सबसे फर्स्ट आप पूछोगे कि आपका सेगमेंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल है. अच्छा रेवेन्यू नहीं है, जस्ट एक्सपेंस होगा तो भी चलेगा. सर ये वर्ड क्यों लिखा है एक्सपेंस होगा तो भी चलेगा, तो उसका लॉजिक समझाओ. देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने अपने वहां पे आरएनडी सेगमेंट को, रिपीट कर रहा हूं मैं कौन सा बोल रहा हूं, आरएनडी सेगमेंट को एक क्या दिखाया था, तो एक सेगमेंट दिखाया था. एक्चुअली आपको पता चले तो आरएनडी सेगमेंट में कुछ इनकम नहीं होता है. आरएनडी सेगमेंट में क्या होता है, तो क्या आरएनडी सेगमेंट में आपका एक एक्सपेंस हो सकता है. परफेक्ट पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. तो यहां पे रेवेन्यू होगा तो भी चलेगा, रेवेन्यू नहीं जस्ट एक्सपेंस होगा तो भी चलेगा. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल दूं. आपने नाम सुना होगा सिप्ला लिमिटेड. सिप्ला लिमिटेड की मैं 2 बात करूं. सबसे पहले कहने से इंडियस के पहले उन लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 एप्लीकेबल था, पर आफ्टर AS 17 उन लोगों को क्या एप्लीकेबल हुआ, तो आफ्टर इंडेस एप्लीकेबिलिटी उन लोगों को इंडेस 108 फॉलो करना है. AS 17 में वो लोग ऐसा बताते थे हम एक ही सेगमेंट में है, दैट इज कॉल्ड द फार्मास्यूटिकल सेगमेंट. पर इंडेस के बाद उन्होंने 2 चीज समझाया. कौन से 2 चीज, तो एक हमारे वहां पे फार्मा एंड दूसरा हमारे लिए आरएनडी, वो एक सेगमेंट है. सेम इज इन द केस ऑफ द बायोकॉन. बायोकॉन ने पहले बताया था कि हम फार्मा में हैं. अब उन लोगों ने क्या बताया, हम फार्मा में हैं, बायोलॉजिक्स में हैं, ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस में हैं, उसके बाद हम लोग कहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. बस मुझे आपको वही समझाना है. आरएनडी सेगमेंट में कुछ एक्सपेंस नहीं होगा, आरएनडी में जस्ट एक्सपेंस होगा तो भी चलेगा. पर यस आपका सेगमेंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल होना चाहिए. रेवेन्यू नहीं जस्ट एक्सपेंस होगा तो भी चलेगा. सेकेंड केस, अगर उसका आंसर वो हां बोले तो सेकेंड पूछो वेदर सीओडीएम उसको रेगुलरली रिव्यू कर रहा है. अच्छा कौन सीओडीएम, तो उसका तो हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है. रिपीट कर रहा हूं, रेगुलरली रिव्यूड बाय सीओडीएम. अच्छा रेगुलरली मतलब डेली को जरूरत नहीं है, मेरा वर्ड है रेगुलरली, डेली में वर्ड नहीं बोला हो, मतलब ऑन एन एवरेज उसका वहां पे डिसीजन मेकिंग उसको यूज कर रहे हैं. तीसरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदर उसका सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अगर तीनों 3 का अगर फ्रेंड्स आंसर आपको यस मिल रहा है
तो वो चीज आपके लिए ऑपरेटिंग सेगमेंट हो जाएगा। 3 कंडीशन मेरे साथ बोलो। सबसे पहला कौन सा था? आपका सेगमेंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए होना चाहिए। रेवेन्यू के बाद सेकंड मैंने क्या पूछा था? सीओडी उसको रेगुलरली रिव्यू कर रहा है। एंड तीसरा स्टेप, उसकी सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। लाइक याद करो, आई एम द ऑडिटर ऑफ नौकार। हमारे वहां पे सीओडीएम कौन थे? तो हमारे वहां पे सीओडीएम जो थे वो हितेश सर थे। मैं हितेश सर को मिला था और मैंने उनको पूछा था आपको क्या लग रहा है, आप डिसीजन मेकिंग के लिए किसको बेस लेके डिसीजन कर रहे हो? उन्होंने बोला मैं 3 चीज को ऑब्वियस कंसीडर करता हूं। हमारे वहां पे सीए का कोर्स चलना चाहिए, हमारे वहां पे सीएस का कोर्स चलना चाहिए, और हमारे वहां पे सीपीए का कोर्स चलना चाहिए। तीनों 3 चीज के लिए, ये तीनों 3 चीज के लिए 3 क्वेश्चन पूछूंगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन सा? पहला, आपका सीए का कोर्स रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल है? ऑब्वियसली। सेकेंड, आप उसको डिसीजन मेकिंग के लिए रेगुलरली उसको रिव्यू कर रहे हो, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को? तो बोले हाँ। एंड मैंने बोला तीसरा, आपके पास उसकी सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ये क्यों चाहिए सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? बिकॉज जब मैं लास्ट में आपको डिस्क्लोजर सिखाऊंगा तो नोट्स टू अकाउंट्स में मुझे उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैंने ये आपके सीए में से इतना कमाया, सीएस में से इतना कमाया। ये तीनों 3 कंडीशन का फ्रेंड्स अगर आपका आंसर यस मिल रहा है तो वो तीनों 3 चीज आपके लिए क्या हो सकता है? ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है। मान लो आपके मैनेजमेंट ने कुछ अप्रोक्स आपको 15 सेगमेंट आइडेंटिफाई करके दिए, तो सिंपल इंडेक्स 108 ये भी बोल रहा है कि अगर वो सेगमेंट का अगर कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक सेम लग रहा है तो वो सेगमेंट को एक काम करो, कंबाइन कर दो, अग्रीगेट कर दो, कंबाइन कर दो। मैंने बोला उसके लिए क्या चेक करने का? तो इंडेक्स 108 ने 5 फैक्टर्स आपको दिए। लाइक समझाओ कौन सा? एक था नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेस, दूसरा था नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तीसरा था टाइप ऑफ कस्टमर, चौथा था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड फिफ्थ है दैट इज नथिंग बट रेगुलेटरी एनवायरमेंट। रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? मैनेजमेंट को 3 चीज पूछना है, रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल है, सेपरेट इसको रेगुलरली रिव्यू कर रहे हो, सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उन्होंने 15 चीज के लिए हर एक में हा 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 बोला, और एक्चुअली था भी, तो एक्चुअली 15 ऑपरेटिंग सेगमेंट हुए, पर मैंने बोले तो बहुत ज्यादा है। थोड़ा और सोचो, इसमें से कोई ऐसे सेगमेंट है जिसकी एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक सेम है, और अगर सेम है तो उसको कंबाइन कर दो। लाइक मैं आपको समझाऊं, मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। मेरा पेपर इंडस्ट्री, एक क्वेश्चन भी हमारा वहां पे आएगा। मैं बहुत सारे टाइप के अलग अलग पेपर बनाता हूं, एंटिक पेपर बना रहा हूं, एंटी रस्ट पेपर बना रहा हूं, पर मैं नॉर्मल चेक करूं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम ही था। उन्होंने बोला मैं एंटिक पेपर एंड एंटी रस्ट पेपर को वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल है, उसको रेगुलर रिव्यू भी कर रहा हूं, और हमारे पास तो हर एक पेपर वाइज सेगमेंट इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। मैंने बोला ये ना चल, ये 2 चीज को क्या कर दो? कंबाइन कर दो। अब इंडेक्स 108 ने बोला अग्रीगेट करने के लिए आपको क्या बोला है? थोड़े सजेशन दिए। 5 फैक्टर तो कंसीडर कर ही लेने का, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इंडेक्स 108 जो बोल रहा है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इंडेक्स 108 ने क्या बोला? अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर सेम है तो सेगमेंट को कंबाइन करो, पर मैं आपको उसको अलग तरीके से समझोगे तो दिमाग में चला जाएगा। सिंपल बोलूं, अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अलग है तो उसको अग्रीगेट नहीं करना है, उसको अलग ही रखना है। क्लियर? तो मैं आपको वो अलग ही रखना है, वो डायरेक्शन में समझा रहा हूं। लाइक नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बेस्ट एग्जांपल इज टाटा। टाटा बोले मेरे वहां पे कितने बिजनेस, समझाओ आपको। टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टाटा डोकोमो है, टाटा सॉल्ट भी बेचता है, तनिष्क ज्वेलर्स भी उनका है, टाइटन वॉचेस भी उनका है, टाइटन आई प्लस ग्लास भी उनका है क्या ना, टाटा स्काई भी उनका है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये टाटा बोले हमारे वहां पे इतने अलग अलग टाइप के बिजनेस, पर सिंपल हर एक की कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग है, तो उसको अग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है, उसको सेपरेट रखोगे तो चलेगा। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस मुझे पूछो तो बेस्ट एग्जांपल इज अमूल। मैं अमूल को पूछूं तेरे वहां पे कितने सेगमेंट? बोले 2। मैंने बोला कौन से 2? एक ऐसा सेगमेंट जहां पे सब कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, और एक ऐसा सेगमेंट जहां पे सब कुछ प्रोसेस मैन्युअली होता है। जब टाटा ने बोला मेरे वहां पे 2 सेगमेंट, तो अपने आप को पूछो
टाटा ने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पकड़ा कि टाटा ने प्रोसेस को पकड़ा? तो क्या प्रोसेस को पकड़ा। एक ऐसा सेगमेंट जहां पे प्रोसेस ऑटोमेटिक एंड दूसरा ऐसा सेगमेंट जहां पे सब कुछ प्रोसेस मैन्युअली। तीसरा समझो, टाइप ऑफ कस्टमर मुझे पूछो तो बेस्ट एग्जांपल इज रिलायंस। स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग फॉर अहमदाबाद, अहमदाबाद में एक शाहीबाग करके एरिया है, वहां पे रिलायंस का एक मॉल है। वहां पे आपको कोई भी चीज रिटेल में नहीं मिलेगा, सब कुछ चीज आपको होलसेल में मिलेगा। पर कहने से इन अहमदाबाद ओनली देयर आर वेरियस आउटलेट्स ऑफ रिलायंस फ्रेश। तो वहां पे आपको जो भी मिलता है वो सब कुछ कैसे मिलता है? तो रिटेल में मिलता है। यहां पे मैंने प्रोडक्ट सर्विस के प्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं देखा, मैंने कस्टमर के टाइप को देखा, वो एक्चुअली होलसेलर है कि वो रिटेलर है। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ नवकार इंस्टीट्यूट। कैसे समझाओ? नवकार इन अहमदाबाद लाइव कोचिंग भी दे रहा है, फेस टू फेस कोचिंग। नवकार की हर एक जगह पे फ्रेंचाइजी भी है, तो वो फ्रेंचाइजी थ्रू भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। नवकार अपने एक एनडीआई के वेंचर थ्रू, नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट के वेंचर थ्रू हम हमारे ऑनलाइन लेक्चर भी सेल कर रहे हैं। चेक करो, हमने हमारी सर्विसेज को 3 तरीके से अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला तरीका इन अहमदाबाद फेस टू फेस, देयर आर वेरियस लोकेशन जहां पे थ्रू फ्रेंचाइजी, एंड द थर्ड स्टेप इज नथिंग बट थ्रू ऑनलाइन लेक्चर। तो हम हमारी सर्विसेज को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हितेश सर बोले आई एम लिस्ट कंसर्न विथ कोर्स, सीएस जो सेल होना है हो, पर सेल होना चाहिए। मैंने बोला सेल का डिसीजन आप कैसे लेते हो? तो यस, मैं डिसीजन 3 तरीके से लेता हूं। मेरा फेस टू फेस कितना बिजनेस है, हमारे वहां पे फ्रेंचाइजी थ्रू हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एंड थर्ड स्टेप इज नथिंग बट हम ऑनलाइन लेक्चर थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो दे आर लिस्ट कंसर्न विथ प्रोडक्ट, they are less concerned with the location but they are only concerned with the distribution channel. Next example मैं बोल दूं रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मुझे पूछो तो बेस्ट एग्जांपल इज एसबीआई। एसबीआई बैंक है तो वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इंटरफियर करेगा। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है तो वहां पे आईआरडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंटरफियर करेगा। चेक करो तो यहां पे एसबीआई ने कोई प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोडक्शन प्रोसेस कस्टमर किसी को बेस नहीं लिया, उन्होंने जो बेस लिया वो किसको लिया? तो क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगेन सेकंड बेस्ट एग्जांपल इज आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक है तो आरबीआई इंटरफियर करेगा। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, और अगर लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है तो वहां पे कौन इंटरफियर करेगा? तो क्या आईआरडीए इंटरफियर करेगा। अच्छा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए मैं आपको अगेन एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, दैट इज नथिंग बट कोटक ग्रुप। कोटक ग्रुप का कहने से खुद का बैंक भी है, कोटक ग्रुप का ही कहने से क्लब महिंद्रा है, ये सब कुछ सॉरी वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का हुआ। तो सिंपल महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप भी अलग अलग तरीके से ऐसे कुछ बाइफर्केशन कर सकता है। दिमाग चल रहा है? इंडिया 108 ऐसा बोल रहा है कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक सेम मिल रहा है तो उसको अलग नहीं रखने का, उसको क्या कर देने का? कंबाइन कर देने का। सिंपल, हमने फर्स्ट स्टेप खत्म किया था सीओडीएम, मैंने आपको सेकंड स्टेप भी समझा दिया, दैट इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सेगमेंट। सीओडीएम को पूछो तेरे वहां पे कितने सेगमेंट, वो जितने भी सेगमेंट बोले उसके लिए आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन पूछना है। आपका सेगमेंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल है? हाँ। अगर आपका सेगमेंट उसको रेगुलरली सीओडीएम रिव्यू कर रहे हैं? हाँ। उसकी सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है? अगर हाँ, तीनों 3 के आंसर फ्रेंड्स अगर वो यस दे रहा है तो वो तीनों 3 चीज आपके लिए, मतलब वो चीज आपके लिए क्या हो सकता है? ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है। वो जितने भी सेगमेंट अगर आपको बोल दें उसको कंबाइन करने का ट्राई करो, उसको अग्रीगेट करने का ट्राई करो, एंड उसके लिए इंडिया 108 ने कुछ कंडीशंस दे के रखा है। आई एम नॉट टॉकिंग देयर आर ओनली 5 कंडीशंस, देयर आर वेरियस कंडीशंस, पर इंडिया 108 बोल रहा है। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो मैं जो बोलूं ना वो 5 कंडीशन तो चेक कर ही लेना। कौन सी 5 कंडीशन? नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्लियर? तो फ्रेंड्स फाइनली हम इसका थियरी लिखने का स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइटल लगा दो। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्लियर? चलो, वहां पे आप टोटल 3 क्वेश्चन पूछोगे।
अगर वो तीनों तीन का आंसर अगर आपको यस मिल रहा है तो वो सेगमेंट आपके लिए क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है। क्लियर? चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म करेंगे। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखो, इज द कंपोनेंट able to earn revenue एंड करके लिखा है, और करके भी लिखा है, और इनकर एक्सपेंसेस। अच्छा, ब्रैकेट में लिख देना अर्निंग रेवेन्यू, सॉरी, इज नॉट एसेंशियल। कमाना ही पड़ेगा, वैसा कोई जरूरत नहीं है। अर्निंग रेवेन्यू इज नॉट एसेंशियल, एज पर एग्जाम्पल करके लिख दो R&D। R&D में कुछ अर्निंग नहीं होता है, चलेगा। क्लियर? अगर इसका आंसर फ्रेंड्स आपको मिला यस, तो एक सेकेंड क्वेश्चन पूछ लो, आर दी कंपोनेंट्स रिजल्ट reviewed regularly by CODM? अगर फ्रेंड्स इसका भी आंसर मिला यस, तो तीसरा क्वेश्चन पूछ लो, इज डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन is discrete financial information is available? अगर फ्रेंड्स आपको इसका भी आंसर मिल रहा है यस, तो फ्रेंड्स वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट। सॉरी, तीनों तीन का आंसर अगर यस मिल रहा है तो वही चीज आपके लिए ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा। अगर आपको तीनों तीन का आंसर मिल रहा है नो, अगर नो, नो एंड नो, फ्रेंड्स अगर आपको तीनों तीन का आंसर अगर नो मिल रहा है तो इसमें क्या बोल दोगे, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, लिख दो वहां पे। फिर से लिख दो,
क्लियर, तीनों तीन का आंसर अगर यस मिल रहा है तो ही वो आपके लिए सेगमेंट होगा, बाकी वो आपके लिए सेगमेंट होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट अग्रीगेट ऑपरेटिंग सेगमेंट, ऐसे टाइटल लगाओ, अग्रीगेट ऑपरेटिंग सेगमेंट। डन। उसमें भी फ्रेंड्स बॉक्स बना के करोगे तो अगले दिन अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। फ्रेंड्स ऐसे चार बॉक्स आप ड्रॉ कर दो यहाँ पे, एंड बीच में थर्ड के बाद थोड़ा स्पेस रखना, बिकॉज वो 5 फैक्टर्स में आपको वहां पे लिखा होगा। क्लियर। एंड यहाँ पे साइड में परफेक्ट। चलो लिखना स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा कंसिस्टेंट विथ कोर प्रिंसिपल, यहां पे लिख रहा हूं मैं कंसिस्टेंट विथ कोर प्रिंसिपल। अगर फ्रेंड्स उसका आंसर आपको मिले यस, सेकंड सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, क्लियर। इसका भी आंसर अगर आपको मिले यस, तो तीसरा सिमिलर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। उसमें जो हमने 5 फैक्टर पढ़े ना, कौन से 5 फैक्टर? नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, वो वाले लिखना है आपको। तो लिखना फर्स्ट वो 5 फैक्टर आपको लिखवा रहा हूं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस। दूसरा लिखना नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। थर्ड लिखना टाइप ऑफ कस्टमर्स। फोर्थ लिखना डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। एंड फिफ्थ लिखना रेगुलेटरी एनवायरमेंट। अगर किसी ने इंटर लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 पढ़ा है तो उसको मैं याद कर रहा हूं, तो यही 5 फैक्टर आपको दिए थे वो बिजनेस सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड अगर इसका भी आंसर अगर आपको यस मिल रहा है तो सिंपल इट मे बी
एग्रीगेटेड। एंड अगर आपको फ्रेंड्स हर एक का आंसर अगर नो मिल रहा है तो सिंपल आप उसको एग्रीगेट कर सकते हैं, नहीं हो तो यहां पे लिख दो डू नॉट एग्रीगेट। क्लियर, तो आप उसको एग्रीगेट कर सकते हैं, नहीं हो। परफेक्ट। अब मैंने अपने यहां तक जो भी करवा एक बार आपको रिवाइज करवा दो, हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। फ्रेंड्स इंडेक्स 108 नाम था ऑपरेटिंग सेगमेंट, उसके सामने हमारे साथ जो था वो AS17 था सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS17 वो थंब बेस्ड रूल पर चल रहा था, पर इंडेक्स 108 जो है वो मैनेजमेंट अप्रोच से चल रहा है। अगर आपकी कंपनी को CFS प्रेजेंट करना है तो CFS में मैंडेटरी, SFS में ऑप्शनल है। पर अगर आपकी कंपनी को CFS प्रेजेंट ही नहीं करना है तो सिंपल CFS में नॉट एप्लीकेबल, पर SFS में मैंडेटरी। अच्छा, जब भी इंडेक्स 108 का वॉलंटरी डिस्क्लोजर दे रहे हो तो आप ऊपर टाइटल सेगमेंट इंफॉर्मेशन तभी लिख सकते हो अगर आपने इंडेक्स 108 की हर एक रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल किया है, वरना आप टाइटल सेगमेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। पूरे इंडेक्स को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें से मैंने आपको 2 पार्ट तो समझा दिए। आइडेंटिफाई CODM, आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट। CODM का फुल फॉर्म था चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। इट मे बी अ सिंगल पर्सन और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो रिसोर्सेज को अलोकेट करता है, जो ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग करता है। सिंपल, वो मोस्टली अगर कोई टाइटल नहीं है वो इट इज आइडेंटिफाइड एज अ फंक्शन। एंड सिंपल मैं बोल दूं, नॉर्मली अगर आप टाइटल से जा रहे हो तो CEO के COO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, आपके वहां पे CODM हो सकता है, पर सिंपल ये कोई थंब बेस रूल नहीं है। सिंपल मैंने आपको एक 4 एग्जांपल दिया था। हितेश सर अगर डिसीजन हमारे वहां पे ले रहे हैं तो हितेश सर इज द CODM। अगर हमारे वहां पे डायरेक्टर्स की टीम डिसीजन ले रही है तो डायरेक्टर की टीम इज अ CODM। डायरेक्टर्स की टीम जो डिसीजन ले वो हितेश सर अगर ओवर रूल कर सकते हैं तो हितेश सर इज द CODM। पर अगर डायरेक्टर की टीम जो डिसीजन ले वो जस्ट हितेश सर रिव्यू कर रहे हैं, एंड वो रिव्यू जो सजेशन कुछ भी आएगा उसको कंसीडर करके फिर से डायरेक्टर्स की टीम डिसीजन लेगी, तो अगेन मैं बोल रहा हूं टीम इज द CODM। CODM के बाद हमने सेकंड स्टेप स्टार्ट किया था, दैट इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सेगमेंट। एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए मैं बोल दूं, आपके CODM को बिठा के पूछो आपके वहां पे कितने सेगमेंट, वो जितने भी नाम बोले उसके लिए आपको 3 क्वेश्चन पूछना है। ये पर्टिकुलर सेगमेंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल है, रेवेन्यू नहीं होगा जस्ट एक्सपेंस होगा तो भी चलेगा नहीं, इसलिए बहुत सारी कंपनीज ने R&D को एक सेगमेंट माना था। सेकंड चीज मैं बोल दूं, आपका CODM उसको रेगुलरली रिव्यू कर रहा है। एंड थर्ड स्टेप, उसके सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये तीन का आंसर आपको यस मिल रहा है तो वो चीज आपके लिए ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है। उन्होंने जितने भी सेगमेंट दिया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक अगर सेम है तो उसको आप अग्रीगेट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, एंड वो कैरेक्टरिस्टिक सेम है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स 108 ने 5 फैक्टर्स दिए थे। पहला, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रेगुलेटरी एनवायरमेंट। क्लियर, एंड उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अग्रीगेट कर सकते हो। अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं आपको लिखना नहीं है, जस्ट समझा रहा हूं। थर्ड स्टेप हम स्टार्ट करें जिसका नाम था रिपोर्टेबल सेगमेंट। इंडेक्स 108 बोल रहे हैं 5 कंडीशन सिखा रहा हूं, एंड उसके हिसाब से आपको सेगमेंट को क्या करना है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट कंडीशन, मेरा सेगमेंट का जो भी रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू, मत लिखो मैं लिखा होगा इसको जब समझा रहा हूं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए। आपका सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों कंसीडर करने का, इंटर सेगमेंट जो ट्रांसफर कर रहे हो वो भी, एंड आपने जो आउटसाइड कस्टमर को बेचा वो भी। सिंपली मैं आपको बोल दूं, एक्चुअली हम जो इंटर सेगमेंट ट्रांसफर करते हैं ना उसको हम रेवेन्यू नहीं मानते, पर बहुत सारी कंपनीज कहने से कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए इंटर सेगमेंट ट्रांसफर को जस्ट अपने वहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। हम रेवेन्यू में तो जस्ट एक्सटर्नल सेल्स ही कंसीडर करेंगे। सर ये फर्स्ट कंडीशन का एक एग्जांपल दो, समझाओ। मेरे वहां पे इतने सेगमेंट है, सेगमेंट A, सेगमेंट B, सेगमेंट C एंड सेगमेंट D। क्लियर, चारों चार का मुझे सेगमेंट रेवेन्यू दे दिया है। मान लो सेगमेंट A का सेगमेंट रेवेन्यू है 250, इसका है दैट इज नथिंग बट 100, कितना हुआ 350, इसका है 50 400 एंड इसका है 600। इफ आई चेक कैन आई से टोटल रेवेन्यू, तो माई टोटल रेवेन्यू इज 1000। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है।
सबसे पहले डिसाइड कर लो कि 1000 का 10% मतलब कहने से 100 होगा। एंड अगर आपका कोई भी सेगमेंट का रेवेन्यू 100 या 100 से ज्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख रहा हूं, तो भी आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब आप क्या करोगे, 250 को, ए का सेगमेंट रेवेन्यू 250, ए को डिस्क्लोज करोगे, आंसर इज यस। बी का एग्जैक्ट 100 है, बी को भी डिस्क्लोज करोगे, आंसर इज यस। सी का 50 है विच इज लेस देन 100, तो सी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। पर डी का कहने से 100 से ज्यादा है तो डी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहां पे कोई पूछे व्हाट आर योर ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो माय ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ ABCD। पर व्हाट आर योर रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो योर रिपोर्टेबल सेगमेंट इज A, B एंड D। क्लियर? तो फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे किसको, तो क्या रेवेन्यू को कंसीडर करेंगे। सेकंड कंडीशन, जस्ट अ मिनट, हाँ, वहां पे आपको जो चेक करना है वो सेगमेंट का रिजल्ट चेक करना है। क्या लिखा है, सेगमेंट का रिजल्ट, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑल सेगमेंट इन टोटल ऑफ लॉस फ्रॉम ऑल सेगमेंट इन एब्सोल्यूट टर्म विच एवर इज हायर, एंड उसका अगर 10% या उनसे ज्यादा है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिंपल बोल रहा हूं, जितने भी सेगमेंट में प्रॉफिट से उसका टोटल, जितने भी सेगमेंट में लॉस है उसका टोटल, दोनों में से विच एवर इज हायर, तो सर वो तो प्रॉफिट ही आएगा ना। अरे ना, इन एब्सोल्यूट टर्म, मतलब लॉस है तो उसमें साइन कंसीडर नहीं करने का, विच एवर इज हायर एंड उसका 10%। ऊपर रेवेन्यू का 10% था, यहां पे प्रॉफिट का 10% है, मतलब रिजल्ट का 10%। मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका दिमाग चलेगा। देखो यहां पे मेरे वहां पे 4 सेगमेंट ABCD, उसमें से ए में 10 रुपए का प्रॉफिट आया, सी में 50 का प्रॉफिट आया, डी में आपका मान लो कुछ 390 का लॉस आया, एंड यहां पे 10 का लॉस आया। करना क्या है, टोटल चेक करोगे ना प्रॉफिट, तो 60 का प्रॉफिट, 400 का लॉस, तो नेट लॉस इज 340। पर वैसे नेट लॉस नहीं चेक करना है, सबसे पहले करोगे प्रॉफिट का टोटल, बाद में करोगे लॉस का टोटल, उसमें से विच एवर इज हायर सेलेक्ट करना है। इफ आई चेक द टोटल ऑफ द प्रॉफिट देन कैन आई से इट इज 60, बट इफ आई चेक द टोटल लॉस तो कैन आई से माय टोटल लॉस इज 400। बट इन एब्सोल्यूट टर्म मतलब फ्रेंड्स आप ये साइन को कंसीडर नहीं करोगे, विच एवर इज हायर, तो कहने से वो फ्रेंड्स 400 होगा, एंड 400 का 10% मतलब कितना हुआ 40। तो सिंपल आप कौन से सेगमेंट को रिपोर्ट करोगे वो समझो। चेक करो, ए का 10 का प्रॉफिट है, डिस्क्लोज करोगे ना, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट है ना। रीजन, वो प्रॉफिट है वो नहीं है, रीजन वो है कि वो 40 से कम है, मतलब ए को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बी को डिस्क्लोज करोगे, यस, रीजन वो प्रॉफिट है ना, रीजन वो नहीं है कि वो प्रॉफिट है, रीजन वो है कि वो 40 से ज्यादा है, मतलब मैं बी को डिस्क्लोज करूंगा। सी को डिस्क्लोज करोगे, सर वो तो प्रॉफिट है, अरे प्रॉफिट लॉस नहीं चेक करना है, हमको फिगर पर कंसीडर करना है, 40 है कि 40 है, 40 से ज्यादा है, हाँ, तो हम सी को भी डिस्क्लोज करेंगे, डी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सिंपल। पहली कंडीशन था मेरा सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू, वहां पे टोटल रेवेन्यू कंसीडर करोगे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन में आपका सेगमेंट का रिजल्ट, रिजल्ट मतलब क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट का टोटल, बाद में लॉस का टोटल, साइन कंसीडर नहीं करोगे, विच एवर इज हायर सिलेक्ट करने के बाद उसका 10%। एंड तीसरी कंडीशन आपका सेगमेंट का असेट को चेक करना है। क्लियर? देखना, थर्ड कंडीशन सिखा रहा हूं, मेरा सेगमेंट का असेट, टोटल असेट का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिंपल, ऊपर वाला एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे वहां पे 4 सेगमेंट ABCD। क्लियर? आपको क्वेश्चन में सेगमेंट असेट कुछ ऐसा दिया है, ऊपर वाला ही ले ले, रेवेन्यू में जो लिया था वो सेम फिगर ले लूं, ज्यादा सोचना नहीं है। 250, 100, 50, मतलब कितना हुआ, 400 हुए, 600। इफ यू चेक टोटल, टोटल इज 1000। कुछ नहीं करना है, 1000 का 10% अब तो आपको आना ही चाहिए। तो सिंपल किस चीज को डिस्क्लोज करोगे, ए को डिस्क्लोज करोगे, यस, बी को नहीं, बी को भी करेंगे, एंड किसको करेंगे, डी को भी करेंगे। क्लियर? 3 कंडीशन है, कुछ याद नहीं रखना है, रेवेन्यू, रिजल्ट एंड असेट टोटल का 3% से, टोटल का 10% है उनसे ज्यादा होना चाहिए, इतना समझ लेना। ये तीनों 3 के बीच में और है, मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मान लो मेरा कुछ आंसर ऐसा आया,
फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मान लो मेरा आंसर आया ABC, जस्ट अज्यूम कर लो, ऊपर का भूल जाओ। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से मेरा आंसर है B and C, एंड थर्ड कंडीशन में मेरा आंसर है B। तो आपको तीनों तीन में से कॉमन नहीं निकालना है, तीनों तीन के बीच में और था, कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल तो आप डिस्क्लोज कर दोगे। तो व्हाट आर योर रिपोर्टेबल सेगमेंट? योर रिपोर्टेबल सेगमेंट इज A, B एंड C। क्लियर? फोर्थ कंडीशन, मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिशन से किसी को भी ऐड कर सकता है, जिसको भी ऐड करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? लाइक एग्जांपल दो, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे ऑपरेटिंग सेगमेंट इतने थे, A, B, C, D, E, F, G, H, I, बस आगे नहीं जाने का, बट लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर? A, B, C, D, E, F, G, H, I, परफेक्ट, दिस आर माय ऑपरेटिंग सेगमेंट। उसमें से मेरे जो रिपोर्टेबल सेगमेंट थे ना, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट थे A, B, C एंड D। पर मेरा मैनेजमेंट बोले हमको तो H को लेना है, ले सकते हो तो ले सकते हो, पर कोई बोले मैं D को नहीं लूंगा तो ना चले। अगर वो 10% वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसको लेना ही पड़ेगा। फोर्थ नंबर की कंडीशन फॉर एकेडमिक पर्पस हमारे लिए काम का नहीं है। फिफ्थ एंड द मोस्ट कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंश्योर दैट at least 75% of external revenue should be reported. Friends, what is the difference between condition number 1 and condition number 5? Condition number 1 में हम internal and external दोनों को consider करते थे, पर कंडीशन नंबर 5 में हम जस्ट किसको कंसीडर करने वाला? एक्सटर्नल। आपका जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसकी एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% हो जाना चाहिए। सर पता नहीं चला, परफेक्ट समझो, देखो मेरे इतने सेगमेंट है A, B, C, D, E, F, G, H and I। उसमें से मेरे जो ABCD थे ना, ये ABCD मान लो मेरे लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट है, एंड मैं आपको यहां पे क्वेश्चन में एक एक्सटर्नल रेवेन्यू लिख के देता हूं। मेरा ABCD का एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल मान लो हो रहा था 400, E का था 100, इसका था 70, इसका था 30, इसका था 170 और इसका था 30। अगर फ्रेंड्स आप कैलकुलेटर को पता चलेगा 400 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 170 प्लस 30, इफ यू चेक तो कैन आई सी योर टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू इज 800। कंडीशन क्या था समझो, आपका 800 का 75% है 600। ABCD का एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल 600 होना चाहिए, पर इफ यू चेक तो कैन आई से ABCD का एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल जस्ट 400 हो रहा है। मतलब कैन आई से मेरे लिए ये कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, एंड इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड तो मैनेजमेंट में सिलेक्ट, मैनेजमेंट एक या एक से ज्यादा सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकता है। लाइक समझो ये टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू 800 था, 800 का 75% 600 का एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट हो जाना चाहिए, पर कहने से आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू जस्ट 400 का ही रिपोर्ट हो रहा है, मतलब कहने से 200 कम है। तो एक काम करें, हम H एंड I को ले ले तो हमारा लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा होगा? A, B, C, D, H एंड I, दैट आर अवर रिपोर्टेबल सेगमेंट। सर डाउट है, मुझे H एंड I को नहीं लेना है, ये मैंने सिलेक्ट किया। क्लियर? सर मुझे तो E, F एंड G को लेना है, H एंड I को लो तो भी चले, E, F एंड G को लो तो भी चले। अच्छा, कोई बोले मुझे तो E एंड H को लेना है, E का था 100, H का था 170, 100 प्लस 170 आपकी रिक्वायरमेंट 200 का है, पर आप एक्चुअली जो ऐड कर रहे हो वो 270 कर रहे हो। हाँ तो ज्यादा चलेगा, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई बोले सर मैं तो जस्ट E एंड I को लूंगा, E का एक्सटर्नल रेवेन्यू 100 था, I का 30 था, तो सिंपल 400 प्लस 130 करोगे तो 530 होगा, मतलब 530 नहीं चलेगा, मिनिमम मुझे 200 तो चाहिए। क्लियर?
5 कंडीशन मैं आपके साथ फिर से डिस्कस कर दूं। फर्स्ट कंडीशन ये था आपका सेगमेंट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये था आपका जो सेगमेंट का रिजल्ट है वो रिजल्ट में आपको एब्सोल्यूट टर्म में वेरीफाई करना है। क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट का टोटल करोगे, उसके बाद लॉस का टोटल करोगे, विच एवर इज हायर सिलेक्ट करोगे एंड उसका 10% आपको करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन ये था आपका सेगमेंट का असेट, टोटल असेट का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन ये है मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को भी ऐड कर सकता है। एंड फिफ्थ कंडीशन ये है एंश्योर दैट एट लीस्ट 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड। एंड अगर वैसा नहीं है तो मैनेजमेंट किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। दूसरा एक रूल ऐसा है इंडिया में वी आर प्रोवाइडिंग कंपेरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जब हम फाइनेंशियल ईयर 1920 बनाते हैं तब फॉर अ कंपैरिजन पर्पस कहने से 18-19 भी देंगे। रूल ऐसा है कोई भी सेगमेंट प्रीवियस ईयर में 10% वाले क्राइटेरिया में था। सर 10% वाला क्राइटेरिया मतलब इट मे बी अ रेवेन्यू, इट मे बी अ रिजल्ट और इट मे बी आपका असेट वाला। करंट ईयर में वो 10% वाले क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहा है तो भी आपको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर में मैं 10% वाले क्राइटेरिया में था, करंट ईयर में मैं 10% वाले क्राइटेरिया में नहीं आ रहा हूं तो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर समझाओ, 18-19 में मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट ये थे एबीसी। एबीसी जो था ना वो 10% वाली कंडीशन फुलफिल कर रहे थे। डी जो था वो मैनेजमेंट की इच्छा था इसीलिए दिखाया था। ई जो है ना वो 75% वाली एक्सटर्नल रेवेन्यू वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैंने लिया था। 1920 में ए तो आ ही रहा है, मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। बी ने भी 10% वाली कंडीशन फुलफिल कर दिया तो डिस्क्लोज कर दूंगा। पर सी ने 10% वाली कंडीशन फुलफिल नहीं किया है तो भी दिखाना पड़ेगा बिकॉज वो प्रीवियस ईयर में था, मतलब सी को कंपल्सरीली करंट ईयर में दिखाना पड़ेगा। इस बार मैनेजमेंट बोले मुझे डी को दिखाना नहीं है, चलेगा। इस बार मैनेजमेंट बोले मुझे ई को भी डिस्क्लोज नहीं करना है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब मजा ये आएगी जब कहने से फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 करोगे तब आप फॉर अ कंपैरिजन पर्पस के लिए 1920 दोगे। 2020-21 में ए तो आ ही रहा है, आप डिस्क्लोज कर ही दोगे। बी नहीं आ रहा है तो भी दिखाना पड़ेगा बिकॉज वो प्रीवियस ईयर में था। फ्रेंड्स सी भी नहीं आ रहा है, डिस्क्लोज करूं कि ना करूं? सी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। रीजन समझाओ, सी को तो मैंने यहां पे करंट ईयर में क्यों दिखाया था, बिकॉज वो उसके भी प्रीवियस ईयर में था, बाकी में उसको दिखाने वाला नहीं था। तो सी को सिंपल दिखाने की जरूरत नहीं। मैनेजमेंट बोले इस बार डी को दिखाना है, ले लो, कोई टेंशन नहीं है। यानी इस बार ई की भी रिक्वायरमेंट है तो दिखा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल जो था वो जस्ट आपका 10% वाले कंडीशन में ही एप्लीकेबल है, बाकी एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी सेगमेंट प्रीवियस ईयर में 10% वाले क्राइटेरिया में है, करंट ईयर में नहीं आ रहा है तो भी डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपोर्टेबल सेगमेंट की कंडीशन बोल दूं। मेरा सेगमेंट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए। सेगमेंट का रिजल्ट, टोटल रिजल्ट इन एब्सोल्यूट टर्म में वेरीफाई करना है, मतलब सबसे पहले आप करोगे प्रॉफिट का टोटल, बाद में आप करोगे लॉस का टोटल, साइन कंसीडर नहीं करोगे, विच एवर इज हायर एंड उसका 10% अगर है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपका सेगमेंट का असेट, टोटल असेट का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए। मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को भी ऐड कर सकता है एंड इंश्योर दैट एट लीस्ट 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड। अगर वैसा नहीं होता है तो मैनेजमेंट किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है। कोई भी सेगमेंट प्रीवियस ईयर में 10% वाले क्राइटेरिया में था, करंट ईयर में नहीं है तो भी डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स लास्ट में, आज के लास्ट में हम कंडीशन लिख दे। फ्रेंड्स टाइटल लगाओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्लियर? चलो वहां पे लिखो फर्स्ट कंडीशन, सेगमेंट रेवेन्यू
ब्रैकेट में लिखना इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ब्रैकेट ओवर, इज 10% or more than total revenue internal plus external. Clear? Second condition, the absolute amount of segment result is 10% or more just a minute, of greater in absolute amount of first combined profit of all operating segments, and the second, combined loss of all ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस वेरीफाई वहां पे कर लेना पड़ेगा। तीसरा, थर्ड कंडीशन, सेगमेंट असेट is 10% or more than total asset. Fourth, management may at its discretion choose any segment एज रिपोर्टेबल सेगमेंट। वो वॉल्यूंटरी है, आपको दिखाना है तो दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। मैनेजमेंट के पास एक राइट है, अभी भी बोल रहा हूं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं डिस्क्लोज करने के लिए, किसी को डिलीट नहीं कर सकते। एंड फिफ्थ, एंश्योर दैट at least 75% of total external revenue should be reported. If this condition is not fulfilled, then management may select one or more segment at its
डिस्क्रिप्शन। क्लियर? एंड नीचे एक नोट करके लिखना, एनी सेगमेंट which was reportable in previous year as per 10% criteria, then current year also it should be disclosed even if not false in 10% criteria in current year। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर में यहां तक ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर लेक्चर एंड करूं उसके पहले मैं आज को आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। इंडेस 108 नाम ऑपरेटिंग सेगमेंट था, AS 17 का नाम सेगमेंट रिपोर्टिंग था। AS 17 थंब बेस्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड अप्रोच पर चल रहे थे, पर इंडेस 108 मैनेजमेंट अप्रोच पर चल रहा है। अगर आपकी कंपनी को CFS प्रेजेंट करना है तो CFS में इंडेस 108 का इंफॉर्मेशन इज अ मैंडेटरी, पर SFS में ऑप्शनल। अगर आपकी कंपनी को CFS बनाना ही नहीं है तो CFS में नॉट एप्लीकेबल, पर SFS में मैंडेटरी। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वॉलंटरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसके ऊपर का टाइटल आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन तभी लगा सकते हो अगर आपने हर एक इंडेस 108 की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया है। पूरे इंडेक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, आइडेंटिफाई द CODM, आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सेगमेंट, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट, एंड द लास्ट स्टेप इज नथिंग बट a disclosure. CODM is nothing but chief operating decision maker. It is not a person or a title, simply it suggests just the function. Mostly CEO और COO आपके वहां पे CODM हो सकते हैं। सिंपल जिसके पास डिसीजन मेकिंग का पावर है, ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड जो रिसोर्सेज को अलोकेशन करता है। हमने एक एग्जांपल दिया था, अगर नौकार में हितेश सर सबको डिसीजन ले तो हितेश सर इज द CODM, डायरेक्टर्स के टीम ले तो टीम इज द CODM, टीम का डिसीजन हितेश सर ओवर रूल करे तो हितेश सर अगेन CODM, टीम का डिसीजन हितेश सर अगर जस्ट रिव्यू करे तो सिंपल टीम इज द CODM। CODM के बाद हमने सेकंड स्टेप खत्म किया था, दैट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। CODM को पूछो आप कितने डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हो वो कौन से बेस पर कर रहे हो। हर एक बेस के लिए 3 क्वेश्चन आपको पूछना है। आपका सेगमेंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल होना चाहिए, रेवेन्यू नहीं जस्ट एक्सपेंस होगा तो भी चलेगा, इसीलिए बहुत सारे कंपनीज ने R&D को एक सेगमेंट बना था। दूसरा दैट इज समथिंग बट CODM उसको रेगुलरली रिव्यू कर रहा है। तीसरा उसके सेगमेंट सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। तीन के बीच में एंड है, तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो वो चीज आपके लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा। तो भी बहुत सारे सेगमेंट को अगर आपको कंबाइन कर देना है, एग्रीगेट कर देना है, तो इंडेस 108 ने 5 फैक्टर्स बताए थे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटी। जितने भी सेगमेंट आइडेंटिफाई किया सबको डिस्क्लोज नहीं करना है, उसके लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट की मैंने आपको 5 कंडीशन अभी अभी सिखाया। आपका सेगमेंट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का 10% है उनसे ज्यादा होना चाहिए। सेगमेंट रिजल्ट इन एब्सोल्यूट टर्म 10% और उनसे ज्यादा होना चाहिए। पर किसका 10%? तो हर एक सेगमेंट का प्रॉफिट का टोटल, हर एक सेगमेंट का लॉस का टोटल, विच एवर इज हायर। क्लियर? थर्ड, आपका सेगमेंट का असेट, टोटल असेट का 10% है उनसे ज्यादा होना चाहिए। मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को भी ऐड कर सकता है एंड इंश्योर दैट एटलीस्ट 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड। अगर वैसा नहीं होता है तो मैनेजमेंट किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। कोई भी सेगमेंट प्रीवियस ईयर में 10% वाले क्राइटेरिया में था, करंट ईयर में नहीं है, तो भी डिस्क्लोज तो कर ही देने का। नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्क्लोजर हम सीख लेंगे, जितने भी प्रैक्टिकल्स है वो खत्म कर देंगे एंड इंडेस 108 भी खत्म करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.